नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं शो में। आज बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, और संयुक्त राष्ट्र ने जो वार्निंग जारी की है, जो रिपोर्ट दी है, उससे जुड़ी हुई। पाकिस्तान में हुए 27वें संविधान संशोधन को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चिंता जाहिर की है। यूएन ह्यूमन राइट्स एजेंसी के हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने चेतावनी दी है कि यह संशोधन पाकिस्तान की न्यायपालिका और स्वतंत्रता को कमजोर कर रहा है और देश में कानून के शासन को गहरा नुकसान पहुंचाएगा। 12 नवंबर को पारित इस संशोधन में सेना की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की ताकत सीमित कर दी गई है, राष्ट्रपति व शीर्ष सैन्य नेतृत्व को आजीवन आपराधिक मामलों से छूट दे दी गई है। सबसे बड़ा बदलाव, देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अब नई नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के जरिए सीधे सेना के हाथों में चला जाएगा। टर्क का कहना है, यूएन का कहना है कि अदालतों पर राजनीतिक दखल का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रही तो मानवाधिकारों की रक्षा भी असंभव हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से संशोधन पर पुनर्विचार करने की अपील भी कर दी। इधर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसे राष्ट्रीय एकता का कदम बता रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में तानाशाही के नए युग की शुरुआत होने जा रही है? वैसे तो पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ चलाती है। सैन्य तानाशाही पाकिस्तान में 47 से चली आ रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन फील्ड मार्शल असीम मुनीर की बेहिसाब बेलगाम ताकत दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस को क्या बिगाड़ देगी और पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा? आज करेंगे इसी मुद्दे पर बड़ी डिबेट। पाकिस्तान के चरित्र की बात हिंदुस्तान लगातार करता रहा है, पाकिस्तान को लेकर दुनिया को वार्न करता रहा है। ह्यूमन राइट एजेंसी यूएनएचआर के हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने भी चेतावनी दे दी है कि 27वां संविधान संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर रहा है। टर्क ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया और कहा कि यह बदलाव उन जरूरी कानूनी नियमों, रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर सकता है जिससे देश में कानूनी व्यवस्था बनी रहती है। पाकिस्तान में 12 नवंबर को संसद ने सेना की शक्तियों को बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करने वाले 27वें संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी। इस दौरान संविधान के 48 अनुच्छेदों में बदलाव किए गए थे, जिस पर अदालत पर राजनीतिक असर बढ़ जाएगा। टर्क ने चिंता जाहिर की है कि संविधान संशोधन पिछले साल पारित 26वें संविधान संशोधन की तरह ही बिना जरूरी चर्चा के पास कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह बदलाव सिस्टम में इतनी बड़ी फेरबदल करते हैं कि अदालतों पर राजनीतिक दखल और सेना का दखल बढ़ जाने का खतरा बढ़ जाता है। टर्क ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक मुख्य पैमाना है कि उस पर सरकार का दखल ना हो। अगर सुरक्षा खत्म हो गई तो अदालतें मानवाधिकार की रक्षा नहीं कर पाएंगी और न ही कानून को सभी पर बराबरी से लागू कर पाएंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस संशोधन के बाद किसी भी शीर्ष अधिकारी पर, सेना पर, खास तौर पर फील्ड मार्शल पर, आसिम मुनीर पर, आर्मी चीफ पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। टर्क ने संशोधन में शामिल उन प्रस्तावों पर भी चिंता जाहिर की है जिसमें राष्ट्रपति और शीर्ष सैन्य नेतृत्व को आजीवन आपराधिक मामलों से छूट दे दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बात जवाबदेही के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। संविधान संशोधन पर यूएन ने फिर से विचार करने की बात कह दी है पाकिस्तान को। टर्क ने पाकिस्तान से कहा कि इस संशोधन की समीक्षा की जाए और ऐसे बदलाव किए जाएं जिससे देश की संस्थाएं मजबूत हों, कमजोर ना हो। संयुक्त राष्ट्र की वार्निंग ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान में सेना में बड़े बदलाव हो रहे हैं। सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने 27 नवंबर को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के रूप में कार्यभार संभाला है। यह नया पद भी इसी संवैधानिक संशोधन के तहत बनाया गया है। इंपॉर्टेंट एक और बात है, 27वें संविधान संशोधन में एक बहुत खास हिस्सा है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का गठन। यह कमांड पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम की निगरानी और नियंत्रण करेगी। अब तक यह जिम्मेदारी नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे, लेकिन अब से एनएससी के पास इसकी जिम्मेदारी होगी। एनएससी का कमांडर भले ही प्रधानमंत्री की मंजूरी से नियुक्त होगा, लेकिन आपको भी पता है कि वहां पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी सेना की मंजूरी से होता है। यह नियुक्ति सेना प्रमुख सीडीएफ की सिफारिश पर ही होगी। सबसे जरूरी ये कि पद आर्मी के अफसर को ही दिया जाएगा। इससे देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अब पूरी तरह से सेना के हाथ में चला जाएगा। जो 10 इंपॉर्टेंट बदलाव हुए हैं उसको भी आप देख लीजिए, जो कि साउथ एशिया में एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। सेना प्रमुख को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी, अगर किसी अधिकारी को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट की रैंक दी जाती है तो यह रैंक आजीवन रहेगी।
फील्ड मार्शल को राष्ट्रपति जैसी सुरक्षा मिलेगी, बिना सरकार की इजाजत के कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपनी अवधि पूरी होने तक चीफ जस्टिस बने रहेंगे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की स्थापना होगी। याचिकाओं पर सुओ मोटो लेने का अधिकार होगा। कानूनी नियुक्तियों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होगी। राष्ट्रपति को कार्यकाल के बाद कोई सार्वजनिक पद लेने पर छूट दी गई है। हाईकोर्ट जजों के तबादले न्यायिक आयोग तय करेगा। तबादलों पर आपत्ति सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखेगी। कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी सरकार के हाथ में ही रहेगी। इस बिल में 8 नए संशोधन जोड़े गए हैं जो सीनेट के पहले मंजूर संस्करण का हिस्सा नहीं थे। सबसे बड़ी बदलाव न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। अब सभी संवैधानिक मामले सुप्रीम कोर्ट से हटाकर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बदल दिए जाएंगे, जिससे जजों की नियुक्ति सरकार ही करेगी। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने कई सरकारी नीतियों को रोका था और प्रधानमंत्री को पद से हटाया था, जिसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति नाम मात्र का सुप्रीम कमांडर रह जाएगा। अब तक सीजे, सीएससी तीनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बनाने का काम करती थी, जबकि असल ताकत आर्मी चीफ के पास होती थी। लेकिन अब तमाम फोर्सेस सीडीएफ के अधीन होंगी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया है कि इससे देश में सेना और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। एक्सपर्ट ने बताया कि संविधान में हो रहा संशोधन सेना के अधिकारों को स्थायी रूप से संविधान में दर्ज कर देगा, यानी कि इसे संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। इसका मतलब यह कि आगे कोई भी नागरिक सरकार इन बदलावों को आसानी से पलट नहीं पाएगी, यानी व्यवहार में राष्ट्रपति के सुप्रीम कमांडर की भूमिका सिर्फ औपचारिक रह जाएगी। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि संशोधन को सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक जरूरी कदम है। शरीफ कह रहे हैं कि अगर हमने आज इसे संविधान का हिस्सा बनाया है तो ये सिर्फ आर्मी चीफ के बारे में नहीं है। वो कहते हैं कि इसमें वायुसेना, नौसेना को भी मान्यता दी गई है। उन्होंने स्पीकर से पूछा, इसमें गलत क्या है? देश अपने नायकों का सम्मान करता है। हम जानते हैं कि अपने नायकों के प्रति सम्मान कैसे दिखाया जाए, लेकिन इसके उलट इसके मायने ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल अब सिर्फ एक पोस्ट के पास, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पास होगा, जिससे कि एक खतरनाक स्थिति न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि साउथ एशिया में पनप सकती है। और साउथ एशिया में पावर बैलेंस को लेकर भी एक नई बहस छिड़ गई। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू। डॉक्टर मोनिका बी सूद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। ये जो यूएन की वार्निंग आई, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत वेलकम करते हैं। ये जो यूएन ने वार्न किया है, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में अभी ऑलरेडी 99% चीजें सेना कंट्रोल करती हैं। अदालतें राजनीति में दखल देती थी, उस दखल को भी खत्म कर दिया गया है। और जो पावर है आर्मी में तीनों फोर्सेस को मिलाकर, उसे कंप्लीटली सीडीएफ के पास दे दिया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पास दे दिया गया है। स्वर्ण सिंह जी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, ये साउथ एशिया में या फिर पाकिस्तान में किस तरह से खतरनाक साबित होने वाला है, जिसे लेकर यूएन भी वार्न कर रहा है और कह रहा है कि आप इस अमेंडमेंट की समीक्षा कीजिए जो आपने ये अप्लाई किया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो आज हम बात कर रहे हैं ये 27वीं अमेंडमेंट के बारे में और उसके क्या असर हैं, उसको थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि इतिहास में हमेशा से ही आप देखें कि करीब 78 वर्षों के पूरे इतिहास में पाकिस्तान के 34 वर्ष तक लगभग सेना सीधे रूप से सत्ता में रही है और दूसरे समय में परोक्ष रूप से हमेशा से सत्ता पर काबू रखती है। उस आप परिप्रेक्ष्य में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आज जब हम जानते हैं कि 27 नवंबर को जनरल साहिर शमशाद, जो वहां के चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी थे, जो अब तक सैद्धांतिक तौर पर सेना के लिए सबसे बड़ा औहदा था, उनका जब कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हुआ तो उसके बाद ये 27 जो अमेंडमेंट 27वीं है उसके अंतर्गत एयर मार्शल आसिम मुनीर जो हो वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वहां बने हैं, जिनके जैसा आपने कहा कि उनकी जो शक्तियां हैं वो और भी बढ़ाई गई हैं। जिस तरह से आपने खासकर परमाणु अस्त्रों के बारे में जिक्र किया कि एक अलग से एक काउंसिल बनाई जाएगी और वो पहली बार ये सब जितनी मिसाइलें या परमाणु अस्त्र हैं जो शायद कुछ हद तक नेवल फोर्सेस के पास या एयर फोर्स के पास रहते थे, वो सीधा अब आर्मी के कमान में आएंगे और सीधा आसिम मुनीर के शक्तियों में वो शामिल होंगे।
और सबसे खतरनाक बात, ये अभी केवल कार्यकाल तक सीमित नहीं होगा, आजीवन उनको एक तरह से इम्यूनिटी मिलेगी कि न्यायपालिका कोई भी किसी तरह का भी मुकदमा उनके ऊपर किसी विषय को लेकर भी नहीं चला पाएगी। तो आपने सही कहा कि एक तरह से एक छत्र राज जो है आसिम मुनीर साहब का, वो बनने जा रहा है। जब ये अनलिमिटेड पावर स्वर्ण सिंह जी मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है मनमानी चलेगी, जो मन में आएगा वही फैसला करेंगे। तो जनरल जियाउल हक के रिजीम की कुछ कुछ याद दिला रहा है ये अमेंडमेंट, जब 73 में उन्होंने अपना संविधान पास करवाया था और 77 में जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो को रात में 2 बजे फांसी पर लटका दिया गया था, बिना कोई केस चलाए, बिना कोई दोष सिद्ध हुए। नहीं, उसमें उसके बाद जनरल मुशर्रफ के टाइम में भी कुछ इस तरह की बड़ी बदलाव लाए गए थे। पर जो आज खास बात समझने की वो ये है कि चाहे आप जियाउल हक की बात करें या जनरल मुशर्रफ की बात करें, उन्होंने सीधा राजनीतिक दलों को पछाड़कर, हटाकर, उनको विदेश भगाकर सत्ता पर सीधा काबू किया, जिससे आपको क्या है कि जिम्मेदारी भी आपकी हो जाती है। आज ये जो अटपटा लगता है वो ये कि शक्ति सारी तो होगी सीडीएफ के पास, जो अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बने हैं आज से, पर जिम्मेदारी जो अभी भी पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी रहेगी। आप जब अखबार में पढ़ेंगे, जब विपक्ष कुछ पूछेगा तो वो प्रधानमंत्री से पूछेगा, जबकि सारी सत्ता की डोर अब परोक्ष रूप से सेना अध्यक्ष के पास आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से नया परीक्षण है, जिसमें पहली बार उन्होंने पॉलिटिशियंस की सत्ता को हटाकर सत्ता नहीं ली है उनसे, बल्कि शक्तियां सब ले ली हैं, जबकि जिम्मेदारी लगातार वहां के पॉलिटिशियंस की बनी रहेगी। तो एक आप देखें कि ये बहुत ही नया उदाहरण पेश करते हैं, जहां सेना जो हमेशा से प्रभावी रही है, आज वो सारी ताकतें लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली उनके हाथ में दी गई हैं। खासकर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हमेशा जो सीडीएफ बनाए गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो हमेशा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही रहेंगे और वही चुनेंगे कि न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर जो स्पेशल एक परिषद बनाई जाएगी उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे। वो भी सेना से ही होंगे, आर्मी से होंगे, नेवी एयरफोर्स से नहीं होंगे। तो आप देखें कि सभी अमेरिकन जो मिलिट्री फोर्सेस पाकिस्तान में हैं, उनमें आर्मी का सीधा कॉन्स्टिट्यूशनली एक तरह से दबदबा बनाना और उसमें खासकर सेना अध्यक्ष का दबदबा बनाना जो है वो बहुत ही एक नया उदाहरण पेश करता है, जिससे कि शक्तियां सारी सेनाध्यक्ष के हाथ में आ गई हैं, जबकि जिम्मेदारी आज भी वहां के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह लोगों के पास रहेगी। पत्रकार उनसे सवाल पूछेंगे, विपक्ष उनसे सवाल पूछेगा, पर नहीं, विपक्ष नाम की चीज तो है ही नहीं पाकिस्तान में। जी मैं मलिक जी से जान लेता हूं कि बेहिसाब असीमित ताकत एक कट्टर मौलाना मुनीर के पास, जो कट्टर सोच रखता है, कितना घातक, कितना खतरनाक साउथ एशिया के लिए। विवेक जी नमस्कार सभी मेहमानों को। देखिए, इस अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? कोई आदमी अपने पास इतनी पावर क्यों सेंट्रिक करना चाहता है? सब कुछ अपने पास समेट कर तब रखना चाहता है जब वो आदमी किसी चीज से डरा हुआ हो। वहां के सिस्टम के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको ये लगा है कि ऐसा नहीं हो कि मैं कोई एक्शन लूंगा कल और कल मेरे ऊपर केस चलने से। मतलब एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से शुरू कर रहा हूं। मुनीर का ये डर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लेके अमेरिका में जाना, अमेरिका में ये डिस्कस करना, वहां के ट्रंप की ब्लेसिंग्स लेके आना, ये सब इस बड़े ड्राफ्ट का हिस्सा है। मैंने आपके चैनल पे पहले भी आके कहा था, अल्टीमेटली एम मुनीर, पूरी की पूरी सत्ता पावर मुनीर के हाथ में आना है। इट मे टेक फ्यू मंथ्स, इट मे टेक ईयर। असली पावर मुनीर के हाथ में आके रहेगी। आज उन्होंने जो अमेंडमेंट किया, जितने सारे प्रोविजन प्रोफेसर साहब ने भी डिस्कस किए हैं, उनको रिपीट करने से अच्छा है कि मैं इसमें यह ऐड करना चाहूंगा कि उन्होंने जो जुडिशियल सिस्टम को हटाया, सुप्रीम कोर्ट को साइडलाइन किया है, इससे वो अपने आप को ये बचाना चाहते हैं कि कल हम कोई भी एक्शन ले, कल इकोनॉमिक ऑफेंसेस आते हैं, वहां की पावर, वहां की जो आर्मी है, पूरा वहां का इकोनॉमिक सिस्टम चलाती है, आला सिस्टम चलाती है, फैक्ट्रीज रन करती है, सिविल फैक्ट्रीज रन करती है, जमीन के अंदर वो है, खरोद फरोख्त में अंदर वो है, प्लॉट्स के अंदर आवंटन में वो है। देखिए, इन सब चीजों में ये सब चीजें इकोनॉमिक से जुड़ी है। कल ऑफेंस आएगा तो ये कहता है, ये प्रोविजन कहता है कि कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंस, किसी भी सिविल ऑफेंस या क्रिमिनल ऑफेंस, उसके खिलाफ इम्यूनिटी। प्रेसिडेंट, नेवल चीफ, आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ जोड़ा इसलिए गया कि उनको सिंगल आउट ना किया जाए।
सवाल यही है कि उनको असली काम था कि सीडीएफ को बनाकर उनको अमर कर देना, उन पर कोई एक्शन नहीं हो सके किसी भी तरह का। पाकिस्तानी अवाम जाते, देखिए अवाम अल्टीमेटली, अवाम का, किसी भी देश के अवाम का अल्टीमेट जो सहारा होता है वो वहां की कोर्ट्स होती है। कोर्ट से यहां से छीन लिया गया है। जब ये पावर ही आपने छीन ली और सब कुछ हाथ आर्मी के अंदर चला गया है, आर्मी ही है वहां पे, सब कुछ है, और ये इसलिए किया गया है। देखिए वहां का प्राइम मिनिस्टर का कोई वैल्यू नहीं है, प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो चेयर पे रहते हैं, लेकिन करते वो वही हैं। वो रिवर्स प्रोसेस चलती है वहां पे, जैसे बाकी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पावर चलती है डेमोक्रेसी से लेके उसके सारे सब कंपोनेंट्स की तरफ, सबसेट्स की तरफ। पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है, वहां पे आर्मी जो अथॉरिटी है वो डिसाइड कर देती है और फिर गवर्नमेंट को बताया जाता है कि ये करना है। और यही लेके जो मैं आपको कह रहा था, पिछले महीनों से हम डिस्कशन में चल रहे थे, ये जो वहां पर मुनीर साहब गए हैं ना और वहां के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, वहां पे ये सब चीजें डिस्कस होकर तय होके आई है कि तकरीब, क्योंकि क्या है, पाकिस्तान का विरोध करने वाले यूएनएचआरसी करता रहे, क्या फर्क पड़ता है उनको? उसकी वैल्यू क्या है यूएनएचआरसी की? थोड़े दिन, एक दो दिन अखबार में आएगा और खत्म हो जाएगा। असली प्रेशर आता है यूएस से, क्योंकि पाकिस्तान एक तोता है यूएस का। पाकिस्तान के अंदर सारी चीज वो करता है जो यूएस कराता है। तो वो अपने यूएस को समझा के आया कि हम अपने यहां पे इस तरह के ऑथोरिटेरियन रूल हम लेके आ रहे हैं। और फिर तो शहबाज शरीफ के भी दिन बहुत गिने चुने बचे इस हिसाब से, अगर देखा जी जाए। बिल्कुल, जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ के दिन बहुत नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, 2 साल पहले यही इमरान खान थे जिनको वहां के उस टाइम के आर्मी चीफ का पूरा वृद्धस्था, उनके पूरे आशीर्वाद से ये आए थे। जनरल बाजवा के ये देखा जाए बहुत अच्छा इनके अंदर बीच में रिश्ता था। हुआ क्या, जनरल बाजवा के ही साथ में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि उनकी आंख का कांटा बन गए। अब बात आती है मुनीर साहब, मुनीर साहब को अपॉइंट किसने किया था? डीजी जो आईएएस है वहां पे है, उनको इन्होंने अपॉइंट किया था, जो इमरान खान साहब ने। हुआ क्या, उसके बाद इन्होंने उनके घर की ही चीजें शुरू कर दी। बताते हैं उनकी वाइफ पे इनका एक तरह से तलाशी ने उनकी बेसिकली इंटेलिजेंस गैदरिंग करना। जब इसका विरोध हुआ तो इमरान खान की आंखों का कांटा बन गया। ये पॉलिटिकल स्कोर फिट होंगे। और कल भी मैं अपने वार्तालाप के दौरान ये कह रहा था कि देखिए ये तो एक छोटा सा एक प्रोसेस है, लीगल जामा पहनाने की कोशिश की गई है ताकि दुनिया, देखिए आज की दुनिया बहुत छोटी है, सोशल मीडिया का जमाना, इंफॉर्मेशन फ्लो का जमाना इतना तेज है। आप एक आदमी को इतना पावर दे रहे हो, उसके खिलाफ ना आप कोर्ट में केस चला सकते हैं, ना उससे सवाल पूछ सकते हैं, उसके पास अनलिमिटेड पावर, तीनों सेनाओं का इस्तेमाल कर सकता है, परमाणु हथियारों का कमांड भी अपने हाथ में उसने ले लिया है। और उसने, जो व्यक्ति यूएस में जाकर कहता है कि हमारे पास इतने परमाणु बम है कि हम आधी दुनिया को खाक कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में मंच सजाकर कहता है कि जो हिंदू हैं, जो हिंदू कौम है हिंदुस्तान की, वो वही हमारी दुश्मन है, हमें उनसे जंग करना है, और वो इस हिसाब से पावरफुल होता जा रहा है। विवेक, मैं आपकी एक बात में एक और जोड़ देता हूं। 2 महीने पहली बात है जब यही मुनीर साहब थे, ये कह रहे थे हम तो हमारे पास जब अगर हम मरेंगे तो हम पूरी दुनिया को मार के मरेंगे। कहने का मतलब है ये बताना चाह रहे थे, किसी प्रेस वार्ता में बोल रहे थे कि सनम हम तो डूबेंगे और आपको भी ले डूबेंगे। ऐसे इररेस्पॉन्सिबल नेशन को इतनी पावर वहां की एक आदमी के हाथ में देना, ये अच्छी निशानी कतई नहीं है। ये मुझे लगता है पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी खेल है। मोनिका जी इस पर क्या कह रही है, उसके बाद में कल दिनेश नैन सर आपके पास आ रहा हूं। मोनिका जी, देखिए ऐसा है कि अभी जैसे प्रोफेसर साहब ने बात की और मलिक साहब ने बात की इस बारे में कि जो अब पूरी की पूरी पावर सीडीएफ के पास होगी, मुनीर के पास होगी, और शहबाज शरीफ का इसमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि शायद मुनीर ही पीएम बने बैठे हैं। और इस चीज़ से जो इनके अवाम को फ़र्क पड़ेगा, इनकी पब्लिक को फ़र्क पड़ेगा, मुझे लगता है कि जिस तरीके का नज़रिया और जिस तरीके का माइंडसेट जो मुनीर का है, उसके हिसाब से तो इनकी पब्लिक में, अवाम में कोई अगर आवाज़ भी उठा देगा तो उसका सर काट देंगे ये लोग। ये अब एकदम ऐसा दहशत फैल जाएगी, क्योंकि जुडिशरी के हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। जो जुडिशरी थोड़ा बहुत अपनी पीटीआई के या इमरान खान के केस सुनती थी या कुछ रिलीफ दे सकती थी, तो उसके चलते वो भी खत्म हो जाएगा। इसका एक ये तो बहुत देर से जज भी अपॉइंट सरकार की तरफ से होंगे, यानी कि जज भी पसंद वाला होगा।
वो जज भी जो होगा वो मुनीर अपॉइंट करेगा और कोई हाँ अपॉइंट नहीं करेगा उसको। जी। तो वो अपॉइंट करेगा। अब रही बात इसकी, जो इमरान खान पीएम है, उनका तो समझ लिए पूरा ही किस्सा खत्म हो गया इस अमेंडमेंट के आने के बाद। वो तो या तो जैसे हम कल भी एक टीवी शो में बात कर रहे थे, उनको या देश निकाला दिया जाएगा या उनको खत्म कर दिया जाएगा और कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। और जैसे अभी सर ने कहा कि ह्यूमन राइट्स क्या कर लेगा, यूएन ह्यूमन राइट्स क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। क्योंकि जो जब ट्रम्प का हाथ इनके सर पर है, तो और कोई कुछ नहीं कर सकता इनका। एक बात और है इसमें कि अगर कोई भी, अब जैसे हमारा देश का सबसे ज्यादा इनसे खतरा रहता है कि पता नहीं कब क्या कर दें। तो जब मुनीर, तो जो हेड है, अगर वो आईएसआई का हेड है, तो वो सब कुछ हेड कर रहा है, वो सारे टेररिज्म को हेड कर रहा है। तो इससे हमारे देश के लिए खतरा और बढ़ेगा। और इसका जो दिमाग है वो भारत ऐसा कट्टर दिमाग है हमारा। मैम, एकदम इतना कट्टर आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और वो आदमी एक मुल्क के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में बैठा हुआ है, सीडीएफ बन अब गया है, चीफ डिफेंस फोर्सेस में। इसका इसका असर आप देखेंगे बांग्लादेश पर, इसका असर अब थोड़ा बहुत भारत पे भी देखेंगे। जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं बंगाल में, उसके ऊपर असर देखेंगे आप। और ये जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, ये इसको इसने साउथ एशिया में अपना दबदबा बनाने के लिए की है। क्योंकि ये नहीं नहीं, वो इसका दबदबा दबाव। क्या बनाएंगे, वो खुद ही दबा दबा सा हो जाएगा मामला। क्योंकि जिस देश के अंदर आर्मी को सर्वा मान लिया जाए और लोकतंत्र का ड्रामा किया जाए, जमहूरियत नाम की चीज ना हो, हाँ विपक्ष जी। को जेल में ठूस दिया जाए, पीटीआई को बर्बाद कर दिया जाए, जहां पर अपोजिशन नहीं हो। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर भी हैं। सज्जाद बुखारी जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं कर्नल दिनेश नैन जी का इस पर एक टेक चाहूंगा, उसके बाद मैं सज्जाद बुखारी जी आपके पास आ रहा हूं। जी दिनेश नैन सर। देखिए विवेक, ये कहना सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। हाँ तो बिल्कुल सही एग्जाम्पल बन गया अभी पाकिस्तान के अंदर। यूएन को कोई मानने वाला है नहीं इस दुनिया में। अमेरिका का हाथ मुनीर के सिर पे रखा हुआ है। अभी दोनों दो बार वो गए अमेरिका और पूरा ब्रीफिंग करके आ गए, ब्रीफिंग लेके आ गए। आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने के लिए एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट खुद जो है वो जज को रखेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यानी जज भी अपना है खुद का। और जितने भी पोस्टिंग्स हैं, जितने भी लोग बाकी जितने हाई कोर्ट वगैरह हैं, सब के अंदर इनके खुद के बंदे सेट हो जाएंगे। और कर दिए इन्होंने 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसके बाद में न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उसकी एक स्ट्रेटेजिक फोर्स बना के उसके सारे कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। किसी पॉलिटिशियन का कोई इंटरफेरेंस नहीं। लेकिन जो आप सवाल कर रहे थे ना कि इसका साउथ एशिया के अंदर डर किस बात का है, डर इस बात का है कि ये वो इंसान है जिसने हाल ही के अंदर जो अफगानिस्तान के साथ इनके पंगे हुए हैं, अफगानिस्तान तालिबान के साथ, तो जो अफगानिस्तान तालिबान से जो खुंदक खाते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस, उन लोगों को कैंप खुलवा दिए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लश्कर तैयबा के साथ में मिला। उनका जो आपका इस्लामिक स्टेट ऑफ खैबर खुरासन प्रोविंस का जो मेंगल साहब था, उसकी और ओस्मान की अशफाक इसका लश्कर तैयबा का, इन दोनों की मीटिंग आसिम मुनीर के कहने पे आईएसआई के लोगों ने करवाई और कहा कि भाई आप हमारे साथ में जुड़ जाओ और हमें अब तालिबान, अफगान तालिबान को, टीटीपी को ठिकाने लगा। और यही 2 दिन पहले, कल ही शायद, अफगान तालिबान ने अटैक किया था जो अभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो सबसे पहला अटैक इसी कैंप पे गया है जिसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस और लश्कर तैयबा इकट्ठे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब आ जाती है कि इसके अलावा क्या हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, चाहे वो बस मरकज आपका सुभान अल्लाह था इनका, लश्कर जैश मोहम्मद का, या लश्कर तैयबा वालों का जो मुरीद में था, दोनों जगह पे जितने भी आतंकवादी मारे गए उनको कंधा कौन दे रहे थे? इसी आसिफ मुनीर के जनरल और बड़े बड़े सैनिक अधिकारी। यानी ये इंसान ना सिर्फ आईसिस को साथ लेके चल रहा है, बल्कि ऐसा कोई भी तबका नहीं छोड़ रहा आतंकवादियों का जो इसके साथ नहीं, ऊपर से न्यूक्लियर बॉम्ब्स का जो पूरा कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर पाकिस्तान
सज्जाद आ गए अभी। सज्जाद, सलाम वालेकुम। सज्जाद ये बता देगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर, अब मैं बताऊं विवेक आपको, आज की तारीख में अगर ये हालात बना दिए गए हैं आतंकवाद के, तो नहीं, टीटीपी यही को है ना कि भाई आतंकवादी क्यों बोल रहे? आप खुला खेल करेंगे, वो खुलेआम टेररिस्ट को सपोर्ट करेंगे, टीटीपी को खुलेआम कैंप आतंकवादी चलाएंगे। क्यों कह रहे हो? टीटीपी को आतंकी क्यों कह रहे हैं? सही बात है। सजाद बुखारी जी के पास जा रहे हो। भाई साहब, जब सारा कंट्रोल ही आपको सीडीएफ के पास देना है और अदालतों से सारा कंट्रोल छीन लेना है, तो बंद करिए ना ये डेमोक्रेसी का जो ड्रामा आप लोगों ने कर रखा है। बंद कर दीजिए, कोर्ट में ताला लगा दीजिए, बंद कर दीजिए अदालतें, बंद कर दीजिए आप जो प्रधानमंत्री कार्यालय, बंद कर दीजिए जितने भी आपके राजनेताओं के दफ्तर हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है, जितने भी मंत्रालय हैं, बंद कर दीजिए सब। जब आपने सारा कंट्रोल आपके सीडीएफ को ही दे देना है, तो फिर लोकतंत्र का ये ड्रामा क्यों है? क्यों ये लोकतंत्र खेल रहे हैं और दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? बुखारी जी। विवेक जी, आदाब, अर्ज है, ताखीर से आने की माजरत चाहूंगा, मेरी माजरत कबूल कीजिएगा। मैं लाइव था और इस वजह से जो है मैं प्रॉपर टाइम पे नहीं कनेक्ट हो पाया और आपका इंट्रो भी नहीं सुन पाया। बलोची की एक मिसाल दी जाती है कर्नल साहब, उसको ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। बलोची में कहते हैं तई वार नाना मई वार वाह वाह, यानी जब आपकी बारी हो तो नहीं मानता मैं, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। मेरी बारी आई तो जी जी जी, बिस्मिल्लाह जी, वेलकम। तो डेफिनेटली जब अपनी जात के मफादात के हिसार में बंदा घिरा हुआ होता है तो उसका एनालिसिस भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, अपनी मर्जी का होता है। अभी अमरीकी हालिया जो कांग्रेस रिपोर्ट है, वो कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा अभी हप हप, वो आपने तस्लीम नहीं की। अभी 2020 और 2021 के दरमियान 3 इंसानी हकूक कौंसिल की 40 सफात पर मुश्तमिल आपकी बदतरीन इंसानी हकूक की पामालियों की रिपोर्ट थी। उसको आपने अपना इंटरनल मैटर और अपना डोमेस्टिक इशू करार देकर उसको भी आपने रद्द कर दिया। अभी फ्रांस की हालिया रिपोर्ट थी, उसको आपने रद्द कर दिया। बार बार मुतादिद बार इंसानी हकूक की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे भी हैं, आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा का जो 1948 में बना हुआ इंसानी हकूक काउंसिल है, इसके 30 आर्टिकल्स हैं। आपको पता है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा है, और उसके आर्टिकल 11 और 8 को आप पढ़ें तो मोदी को आप कभी वोट भी नहीं देंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो फेडरल हमारी आप 26 और 27 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुई है उसमें, जी कर्नल साहब मेरी आप बात सुन लें, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मुझे शायद कोई ऑडियो को भी प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो जो है मुझ तक नहीं पहुंच रही है प्रोड्यूसर साहब। सज्जाद जी, यहाँ बात हो रही है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, हमारे हिंदुस्तान के मोदी जी की बात नहीं हो रही है। आप ये करते हो, आकर के मुद्दे को भटका देते हो, डाइवर्ट कर देते हो। मुद्दे को नहीं भटकाया, आप मेरी बात सुन लेते हैं। मैंने कर्नल दिनेश जी का पूरा तबसरा सुना है। बात हो रही है, आपके देश की बात हो रही है, आप अपने मुद्दे से डाइवर्ट ना हो, कृपया करके अपने मुद्दे से डाइवर्ट ना हो। आप सवाल कर ले विवेक जी, आप छोड़ दें, खातून हमारी महिला को कह दें, मेरी बहन को कह दें, आप सवाल करें, मैं आपका जवाब देता हूं। बात तो सही कह रहे हैं कि भाई आप अपने मुद्दे पर रहिए ना, 27th अमेंडमेंट पे रहिए। उसी मुद्दे पे तो आ रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पे 27th अमेंडमेंट पे रहिए आप। आसिफ मुनीर, मैं 27th अमेंडमेंट पे रहकर आपको ये बता रहा हूं कि हमारे जो सिपा सलार हैं, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जिसकी मुनीर यात्रा जो है वो आपकी सुबह दोपहर शाम हो रही है, आज पूरे शो में मुनीर यात्रा हो रही है। ठीक है, जिस तरह हमारा आप सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना चाह रहे हैं, आप सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की आपको फिक्र पड़ी है। मैंने कहा ड्रामा बंद कर दीजिए। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? मैंने कहा जो ड्रामा कर रहे हैं ना आप लोग, लोकतंत्र बंद कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहां है? नहीं, इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी जब आप लोगों को भी उठाया जाएगा ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आसिफ मुनीर है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आसिफ मुनीर। वेरी वेरी गुड सर। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आसिम मुनीर, लोकतंत्र मतलब आसिम मुनीर, सेना मतलब आसिम मुनीर, जमहूरियत मतलब आसिम मुनीर। सजाद बुखारी जी को स्क्रीन पे लीजिए मेरे साथ प्लीज। थैंक यू। मैं मोनिका जी एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, जरा सजाद बुखारी जी अपनी बात पूरी कर लें जी। दिनेश भाई, मैं आपको पता है ना, आप बहुत अच्छे इंसान है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि आपके साथ जब भी गुफ्तगू होती है, आज भी मुझे प्रोड्यूसर ने बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई है। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं, 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो अगर हमारे लिए मुकद्दम है सुप्रीम कोर्ट, हमारे लिए अगर मुकद्दम है हमारा पार्लियामान, तो फौज हमारी आंखों का तारा है, आंखों का तारा है। हम उनको चूमते हैं, हम उनको एजाज दे रहे हैं कि उन्होंने 6 मई 9 मई 10 मई की रात को आपकी ठुकाई की है। भी ढोंग कर लीजिए, 10 मई की आपकी ठुकाई खत्म नहीं होने वाली है। मैं आपको ब्रह्मोस की कुछ विजुअल्स दिखा देता हूं। ब्रह्मोस देखा, जानते हैं ब्रह्मोस क्या होता है? सर वो इंस्टॉलेशन खत्म क्या हो होता है? गई है। ब्रह्मोस कैसे घुसता है? 11 ब्रह्मोस एक साथ घुसे पाकिस्तान में और आप लोगों ने कवर करने के लिए 27th अमेंडमेंट तक कर दिया।
11 ब्रह्मोस की वजह से ये मार पड़ी आपने 27th अमेंडमेंट कर दिया। बताइए सर, सुन तो लेना। 27 अमेंडमेंट की बात करता हूं। देखिए, जब कोई अच्छा सर्जन होता है ना, जो बेहतरीन सर्जरी करता है, तो जो पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं या पेशेंट के साथ जो भी होता है, तो वो उनको एक बुके पेश करता है। तो आप लोगों की सर्जरी के बदले इस पूरी कौम ने, इस 25 करोड़ आवाम ने, 27वीं आईनी तरमीम और उनके मुंतखब नुमाइंदों ने उनको एक एजाज हासिल दे दिया, उनको एक एजाज दिया कि वो ताहियात जो है हमारे दिल का टुकड़ा है, हमारी आंखों का तारा है, और वो ताहियात जो है फील्ड मार्शल गड्ढे तो भरे नहीं जा रहे, संविधान में अमेंडमेंट ला रहे हैं भाई साहब, आप रनवे के गड्ढे भरे नहीं जा रहे, एड पे एड निकाल रहे, कोई टेंडर नहीं मिल रहा आपको जो गड्ढा भर दे आपका आके, और आप 27 अमेंडमेंट लाकर कह रहे हैं कि भाई हम संविधान संशोधन कर रहे हैं। 73 में जनरल जियाउल हक ने अमेंडमेंट लाकर, स्वर्ण सिंह जी, नया संविधान दे दिया उन्होंने, और 77 आते आते जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे उनको रात में फांसी चढ़ा दी। बात मुकम्मल होने दें। रात में 2 बजे सफेद कुर्ता पैजामा पहनाकर, सलवार कमीज पहनाकर फांसी पर लटका दिया। ना कोई कोर्ट में केस चला, ना कोई दलीलें सुनी गई, कुछ नहीं। और उस समय के जेल को ध्वस्त कर दिया गया ताकि वो जेल कहीं जुल्फिकार अली भुट्टो का स्मारक ना बन जाए बाद में। और उसको बाद में दूसरा जेल बनाया, उसका नाम अडियाला रख दिया, जहां प्रधानमंत्री को रखा हुआ आपने। आपका इतिहास सर, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली सजाद बुखारी जी, और मेरे इतने सोर्सेज हैं पाकिस्तान में, क्या बताऊं आपको सजाद बुखारी जी। विवेक जी देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अडियाला का जिक्र किया, तिहाड़ का भी कर लें, कोई बात नहीं। आसिया अंद्राबी समेत वहां पे 30 से ज्यादा खवातीन और बाकी असीरान मौजूद हैं, कोई बात नहीं है। तिहाड़ और अडियाला थोड़ा बहुत अगर आप कंपैरिजन भी करना है, प्रधानमंत्री को रात को घर से उठाकर फांसी पर लटका देना कौन से मुल्क में होता है? सर, आप मेरी बात तो सुन लें, मेरी जमहूरियत मेरी बात सुन लें। विवेक जी, आप सुन लें, मुझे पता है आपको प्रॉब्लम हो रही है मेरी तजज़िये से। नहीं, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं विवेक जी, सुन ले, कंक्लूड कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, जल्दी। ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आपके पास आ रहा हूं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए एक बॉडी बनाई गई है, तो आप उसको अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन ना करें। उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आपका आर्मी चीफ, आपका फील्ड मार्शल परमाणु हथियार पर कंट्रोल क्यों चाहता है, ये बताइए आप। यार, आप सुन तो लेना, मेरी बात तो सुन लेना। ये जो पहले आपको जवाब देता हूं ना, अभी आप जो है गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की एग्जीक्यूशन, उसके लिए जो बॉडी बनाई गई है, उसमें आपका पार्लियामान जो कि बालादस्त है, जो कि 25 करोड़ आवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, और माजी के तल्ख तजर्बात को देखकर और ग्राउंड रियलिटी को देखकर ये अमेंडमेंट लाई गई है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का उसमें इख्तियार मौजूद है। अच्छा, कितने वोट? सुप्रीम जुडिशियल एक लास्ट सवाल बुखारी जी, एक लास्ट सवाल। आपके पार्लियामेंट में जमहूरियत है, राइट? विपक्ष और पक्ष के कितने वोट पड़े, कितनी वोटिंग हुई, किसने कितना वोट किया? विपक्ष का कौन कौन सा लीडर वहां मौजूद था? विपक्ष मतलब, सॉरी मैं थोड़ी हिंदी मेरी कमजोर है, अभी आस्ते-आस्ते सीख रहा हूं। अपोजिशन आपका ऑपोजिशन मेरा अपोजिशन का क्या था? आप लोगों ने इस अमेंडमेंट को कैसे पास किया, प्रोसेस क्या था? हमने अमेंडमेंट को पास जिस तरीके से किया, उसमें हमें 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत थी। वो 2/3 मेजॉरिटी हमने ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में अपनी पूरी करके, उसके बाद हमने इस बिल को मंजूर किया। पीटीआई के सांसद जीत कर आए थे, तो आपको 2/3 मेजॉरिटी कहां से मिल गई पाकिस्तान के पार्लियामेंट? वो मेरे भाई, आप जाके पार्लियामान का साइज देख लें, आप पार्लियामान का साइज देख लें, ये पार्लियामान के साइज पे डिपेंड करता है। ये बहुत सारे सवालात होते हैं। हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात की तारीख में, आज की तारीख में ना खाता ना बही, जो मुनीर जी कहें वही सही, खत्म, एक लाइन की बात। जवाब मेरा पूरा होने ही नहीं दिया, जवाब मेरा पूरा होने ही नहीं दिया। आपने बात ही मुद्दे की नहीं की। आप इतना क्लिष्ट आप उर्दू लफ्ज रखते हैं जो आधा तो बाउंस कर जाता है, दर्शकों के सिर के ऊपर जाता है। मेरे भाई देखिए, मेरी बात सुने विवेक जी, सिंपल सी मैंने आपको बात बताई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई है, और उसके अंदर हमारे 25 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने की है, कैबिनेट ने की है, लेजिस्लेटर्स ने की है, पार्लियामेंटेरियंस ने की है। आपको क्यों मिर्च लग रही है विवेक जी? आपको क्या मसला है भाई? हमारा इंटरनल मैटर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए बुखारी साहब, होता क्या है, आपके घर के बगल में अगर एक शरीफ आदमी रहे, तो आपका घर भी आप मानते हैं ठीक अच्छी जगह है। अगर आपके घर में बगल में कोई गुंडा, बदमाश, रेपिस्ट, कोई कमीना इंसान अगर आकर बैठ जाए, जिसके दिन रात गैंगस्टर और बाकी फ्रेंड्स आते रहे, आतंकी टेररिस्ट आते रहे, तो आप भी परेशान रहेंगे। हमारे साथ दिक्कत है, हमारे पड़ोस में एक ऐसा पड़ोसी बैठा हुआ है जिसके
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में आपने एक ऐसा आदमी बिठा दिया है जिसकी सोच ही कट्टर है, जिसने पहलगाम टेरर अटैक किया। मैं खुलकर ठुकाई कहता का हूं। माहिर है, ठुकाई का माहिर है, नहीं प्रॉक्सी Expert करता है, है। टेरर कैंप्स चलाता है, ठोकने में तो हम Expert माहिर हैं। है हमने ठुकाई का। हमने बलूचिस्तान में क्या 11 हुआ? ब्रह्मोस आपको भेजे जो गड्ढे अभी तक आप नहीं भर पा रहे हैं। आपको स्वर्ण सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वर्ण सिंह जी। वो सारी इंस्टॉलेशन तबाह कर दी हमने। हाँ, वो हारे पूरा हिंदुस्तान तबाह हो गया। सर 140 करोड़, उधमपुर से पूछे ना, उधमपुर वाले 140 खुद करोड़ बताएंगे हिंदुस्तानी आपको। हिंदुस्तान छोड़ के जा चुके थे। टाइम्स ऑफ मैं इंडिया आप ब्रेकिंग उधमपुर चला खुद बताएगा लीजिएगा। आपको। स्वर्ण सिंह जी। देखिए, बात हो रही है 27वीं अमेंडमेंट की, और सजाद बार बार ये बात को कह रहे हैं कि 25 करोड़ अवाम की जो है वो नुमाइंदगी जो करती है नेशनल असेंबली, उसकी पूरी सहमति के साथ ये अमेंडमेंट हुई है। सजाद साहब को खुद पता होगा कि ये अमेंडमेंट जो था, उसका जो मसौदा तैयार हुआ था वो संडे को तैयार हुआ था और कैबिनेट कमेटी में पास हुआ था, जिसमें शहबाज शरीफ ने ऑनलाइन ज्वाइन किया था। वो पाकिस्तान में थे भी नहीं उस वक्त, और मंडे मॉर्निंग को वो मसौदा कोएलिशन पार्टनर्स को दिखाया गया और कुछ घंटों में ही सेनेट ने सर वो जी पास भी किस कर दौर दिया। में रहते हैं, समरी नहीं, जो सुनिए। है अभी डिजिटलाइजेशन हो गई है, समरी मूव की जाती है मेरे भाई, अब तो ये मेरे- कैबिनेट की अप्रूवल हो जाती है, समरी मूव की जाती है सर। आप आपके Please। कोएलिशन पार्टनर्स को मंडे मॉर्निंग को ड्राफ्ट दिखाया गया और कुछ ही घंटों में सेनेट ने पास भी कर दिया। और सेनेट ने कैसे पास किया? आपके पास सेनेट में 2/3 मेजोरिटी थी नहीं, 2 अपोजिशन सेनेटर्स ने उसमें वोट किया उसकी फेवर में। वो कैसे अरेंज हुआ वो आपको खुद मालूम है। तो ये कितनी आवाम की इसमें बात सुनी गई है। मंडे को सेनेट में पास होता है, वेडनेसडे को ये नेशनल असेंबली में पास हो जाता है। कितनी उसमें कंसल्टेशन हुई, कितनी बात सुनी गई, किसकी नहीं सुनी गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन को आपके अपने जो वहां के लीडर हैं वो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कू कह रहे हैं, एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। ये आपके नेता, मैं कह रहा हूं, आपके लीडर ये बात नेशनल असेंबली के लोग कह रहे हैं कि इससे कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है। और इतनी बड़ी अमेंडमेंट की कितनी उस पर बातचीत हुई, या नेशनल रेफरेंडम होना चाहिए था ऐसी बात पर। चलिए, नेशनल असेंबली में ही आप 1-2 सप्ताह उस पर बातचीत करने देते, लोगों को एडवांस में पहले ड्राफ्ट दे देते। तो ये जो अवाम की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें तो आपको मालूम है। दूसरी बात, हमने कहा कि मिलिट्री जो है वो आपकी आंख का तारा है। बिल्कुल हम जानते हैं कि वो आपकी आंख का तारा है। अयूब खान 1958 से 1969 तक सत्ता उन्होंने काबू में रखी। उसके बाद उनके जिया खान आए, वो 1969 से 71 तक उन्होंने सत्ता अपने पास रखी। जियाउल हक ने रखी 10 साल 11 साल 1977 से 88 तक। फिर आपके बाद उसके बाद आए मुशर्रफ आए, उन्होंने 1990 से 2008 तक सत्ता रखी। तो यदि सेना इतनी ही आंख का तारा है तो बारी बारी वो सरकारों को बर्खास्त कर देती है, प्राइम मिनिस्टर्स को, वजीर आजम को भगा देती है, कभी दुबई, कभी लंदन, कभी कहीं, और कभी टांग फिर भी वो आ देती जाते है। हैं। कोई कभी एक समय होता है कि आपका जो इमरान खान है वो आंख का तारा होता है सेना का, उसका क्या हाल है वो आपके सामने है। तो आज शहबाज शरीफ को पता है कि सेना को नाराज करेंगे तो क्या हो सकता है उनके साथ। तो ये जो अवाम इमरान की के आप बगल बात वाला कर रहे कमरा हैं ना, बुक हो अवाम जाएगा की तुरंत बात 2 मिनट में बुक है। अडियाला जेल के अंदर। नाराज किया तो इमरान के बगल वाला कमरा बुक है, बिल्कुल। तो अवाम कूलर की सोफा बात सब लगा बिल्कुल- दिया गया है। हाँ, नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान के जर्नलिस्ट सिर पीट रहे हैं। वो देखिए, वो आपकी गलती है। आपने बुखारी साहब आप सिर पीटिए, मैं उसमें आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप मुझे कहना, रिस्पॉन्ड करना है सर, नहीं पीटना है सर। अभी तो पीट रहे थे आप। अब देखिए, ये जो सर्कस बना रखा है डेमोक्रेसी का, और जो 2-4 बाघ रख रखे हैं जो सर्कस के, जो हंटर पर नाचते हैं, और सर्कस का ऑपरेटर मुनीर को बनाया हुआ है, बंद कर दीजिए ना। जब क्या कोई फायदा होगा नहीं। या आपकी ताबूत में 27वां अमेंडमेंट आखिरी कील ना हो जाए, तो ये सर्कस मत मेरी चलाइए। बात सुनिए, मैं तो रोज जब सुबह उठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बस हिंदुस्तान जो है वो पहुंच गया। कराची और खास तौर पे लाहौर पोर्ट पर मैंने रात को ख्वाब में देखा कि कब्जा भी हो गया। और आपके एक बार तो लाहौर आपको जो वापस कर एंकर चुके हैं हैं- हम। नहीं, लाहौर के पोर्ट पे आपने कब्जा कर लिया सर। अरे, एक मैंने बार यही आपको देखा। वापस किया कि नहीं किया? दिल पर हाथ रख के कहिए, सुनिए ना, एक बार आपको लाहौर और वापस किया कराची- कि नहीं किया? कराची का डेजर्ट जो है, एक बार आपको लाहौर कराची का वापस किया कि डेजर्ट- नहीं किया? सुनिए ना 93,000 सर, सैनिक मेरी आपके बात लौटाए कि नहीं लौटाए बगैर पतलून के?
सुने तो सही। हाँ। सर पतलून का आप फिर जिक्र करते होते हैं, आपको पता है, मुझे पता है आपको पतलून का बहुत शौक है। कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दे, मैं आपको यही नहीं, कहता हूँ, पत- पतलून ना पत- किया करें, भाई, एथिक्स आप- के साथ बात किया करें आप। मैं एथिक्स के साथ ही कह रहा हूं, ये बात तो हाँ। सही है, अब इतिहास में दर्ज है, इसका क्या कर सकते हैं, बदल तो सकती नहीं हम चीजें। के पतलून वगैरह की बात करते नहीं है ना, पतलूनों की इसलिए हम बात नहीं करते क्योंकि आप घर में बुला के पतलूने उतरवाते हैं, आपको शौक बहुत है घर में बुला के। लाहौर में आके नहीं उतारी थी, अपने घर के अंदर बुला के उतारी थी पतलून उतार के, तो देख लिया होगा मेरा ख्याल में, जो 93,000 देखना चाह सैनिकों रहे वाला थे। फोटो लगा दूं क्या अभी? नहीं नहीं छोड़े आप, या विवेक जी आपके साथ की बातें अच्छी नहीं लगती है, मेरी बात सुने, आपके साथ की बातें अच्छी नहीं लगती और ना मैं आपको इस तरह का कोई रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। मैं आपसे ये बताऊं, आर्टिकल 370 और 35A पे कितनी डिबेट हुई थी आपकी लोकसभा में और राज्यसभा में, ये क्यों बताएं नहीं हुई जरा। थी? आर्टिकल मेरा 370 और टॉपिक डाइवर्ट 35A कर पे रहे हैं, क्यों कितनी नहीं हुई थी? क्यों नहीं हुई थी भाई? क्यों हुई आपका थी बताएं डेमोक्रेसी जरा। कहाँ है? क्यों हुई आप थी? तो वोटिंग की बात छोड़ दीजिए, आपका डेमोक्रेसी कहाँ है? आप मुझे बताएं, आपका वक्त 115 बिल जो सीटें मंजूर किया जीतने गया वाला आपके इमरान खान opposition को कहाँ है? bypass करके। आपके पार्लियामेंट में 115 सीटें जीतने वाला इमरान खान कहाँ है? तोशाखाना मामले में जेल में बंद है 3 साल से, 2023 से। वो क्या हमारा वोटिंग, internal matter क्या है यार, क्या आपको लोकतंत्र, गुत्थी क्या होती है? डेमोक्रेसी? सजाद बुखारी जी, मोनिका जी कुछ आपके कहना पेट चाह में रही हैं क्या आपको? मरोड़े? आपके क्या मरोड़े? हम 27वीं मैं- करें, मैं 26वीं कह रहा हूं, करें, पड़ोस में आपको कोई क्या गुंडा आ जाए तकलीफ? तो तकलीफ होती है, पड़ोस में आतंकी रहने लग जाएगा तो फिर परेशानी तो होगी, सोचना पड़ेगा ना, अपनी सुरक्षा का कुछ तो करें हम। तो आपने मजबूर मोनिका किया जी, ना, आपने सर मजबूर पड़ोस किया। में हमारे आतंकी मान रहना पहले आप से ही आतंकी रह है, रहे थे। मान रहना आप आतंकी, हमने मजबूर नहीं किया, भेजेंगे तो आपकी फिर बदमाशी पॉलिसी करनी रही है। पड़ेगी। मोनिका जी कुछ कह रहे हैं, मोनिका जी जल्दी से, उसके बाद पड़ोस में हमारे करें। हमेशा से आतंकी रहे हैं, पर इन्होंने पूरी कमान एक आतंकी के हाथ में डाल दी है, पकड़ा दी है, जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। दूसरी बात, ये अपनी आर्मी को मार आंख के का हाथ तारा ने बोल आपको रहे हैं। परेशान किया है, मुझे पता है। बुखारी जी, जिस आर्मी को आप अपनी आंख का तारा बोल रहे हैं, अगर आप आज एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब के फेवर में दे देना तो यही आंखें आपकी निकाल के नोच लेंगे वो। तो इसलिए कौन? आपको आपकी आर्मी और कौन? आपके आपके कौन इतना- आपके चले मुनीर- आज फिर। आपके आज मुनीर मैं जो है, आपकी बात, मैं आपको भी चैलेंज करता हूं और आपका चैलेंज एक्सेप्ट भी करता स्टेटमेंट हूं, देके ठीक है? देखेंगे तो आप वहीं पर बंद होंगे जहां वो बंद हैं। ये चीज याद रखिएगा। चले मैं कह रहा हूं ना, इस समय मेरा और मुनीर आपका जी के- चैलेंज हो गया, मेरा और मुनीर आपका जी चैलेंज के- है आज। मुनीर आज जी के भी आने आपने के जाना नहीं बाद है, आज आपकी अभी जो आपने विंडो से अवाम कहीं है, गायब नहीं होना। आपके अवाम की जबान काट दी गई है। कोई आपने बोल अभी विंडो से पाएगा। गायब नहीं होना, पहले मेरा आपको से- चैलेंज है आज। पहले से ही इतना बुरा हालत था आपके आज देश मेरा का। आपको चैलेंज है। अब तो पूरा अरे आप आपका देश इमरान खान पे हो बोल के गया। दिखाइए ना, ये बोलिए एक इमरान खान आज के बोल साथ रहा गलत हूं हो ना, रहा मैं है। कह रहा हूं चैलेंज है, मेरा चैलेंज भी कबूल आप करें, मैं पहले चैलेंज आपका कबूल चैलेंज किया ना कबूल आपने, आप करूंगा। बोलिए इमरान खान के साथ गलत हो रहा है, बोलिए। मैं चैलेंज, अब मैं बोलिए आपको इमरान ये खान के बता साथ रहा हूं गलत हो रहा है। कि इमरान खान बोलिए, जो है आप इस अभी मुल्क का टीवी पर है एक ना, बोलिए, पॉपुलर, अभी बोलिए सुन ना। तो लेना अभी मेरी बात। हाँ, इमरान खान के साथ वो गलत हो रहा है, इस बोलिए। मुल्क का, देखिए मेरी बात सुने, वो इस मुल्क का एक पॉपुलर लीडर है, उसकी फैन फॉलोइंग है, वो सेंटिमेंट का इस्तेमाल भरपूर करना जानता है, लेकिन उसने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है, उसने पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज किया है, वो 9 मई पे चढ़ दौड़ा है रियासत पर। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप कह दें, बोलिए गलत हो सुन रहा है लेना, इमरान खान के बात साथ। सुन अरे ले। इमरान खान को एक लाइन बोल क्यों नहीं सकते आप? आप बोलिए इमरान खान के साथ गलत हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है इमरान खान के। सुन लेना है यार आपके अंदर विवेक जी, हिम्मत? अब आपका यार ये विवेक जी, सुन ले। constitutional law बन गया है अरे कि बोलिए ना, इमरान खान है के साथ तो- गलत हो रहा है, क्यों नहीं बोल सकते आप? यार मैं, मेरी बात पत्रकार सुन है ले, ना क्यों बोलूं गलत हो रहा है? बोलिए पाकिस्तान उनके के लाख परिवार, मुताबिक हो रहा है चलिए उनके बोलिए साथ। इमरान और इमरान के परिवार के मैं साथ अपनी गलत हो रहा महिला है। को चैलेंज, मैं अपनी बहन को चैलेंज करता हूं, मैं अपनी बहन को चैलेंज करता हूं, मैंने तो बोल दिया, आप नहीं एक बोल दफा पाए बोल कर आप। बताएं। चैलेंज कर लिया आपने, बोल नहीं रहे। नहीं आप बोल मेरी पाए। बात सुनिए। दिनेश नायर सर के पास मेरी जाओ, बात जी। सुनिए। आप बोल मेरा रहे हैं जवाब कि उन्होंने देंगे, आप मुझे पता है आप भाग गए, violation मेरे किया। साथ कोई भी मुझे नहीं ना, करता यहाँ पे। मुझे मेरी बात सज्जाद से सुनिए। बहुत मोहब्बत है, मेरा चैलेंज सज्जाद से बहुत मोहब्बत करता विवेक हूं जी, मैं, और मैं सज्जाद को ये बताना चाहता हूं कि मैंने काफी एक अरसे एक करके। पहले, कर्नल दिनेश नायर, सज्जाद सज्जाद बुखारी, सज्जाद प्लीज। मुझे आपसे बहुत हमारा आप मोहब्बत एक है, दफा सुन लेना विवेक जी। मुझे बहुत बोलिए बोलिए, आप मोहब्बत है बोलिए। आपसे यार। हाँ। तो ऐसा है जी, कि मेरी मैंने बात साद सुनिए। रिजवी को भी बोला था एक दिनेश बार, भाई, आप बोलिए। साद रिजवी को भी समझाया था कि सेना कर्नल का दिनेश साथ जी। ना दो, पर वो कर्नल तहरीक दिनेश लब्बैक जी, आप पार्टी के बोलिएगा। साथ साद रिजवी को भी गोलियां मार दी। आप सुनो, सच वो भी नहीं माना था। कर लिया आपने। अभी अभी तुमने बोला कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आप है लोग वो rescue के लिए काफी आ गए, मेरी ख्याल बात रखा गया है, आ गए आप लोग। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए, वो आपके शहबाज शरीफ ने लंदन में बैठ के दे दिया। इस शहबाज शरीफ लंदन क्यों गया हुआ है? शहजाद क्यों गया हुआ लंदन? वो वापस क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, मैं दूसरा, बताता हूं आपको, मेरा चलो जवाब तो सुन वो भी ले। मान लिया, सुन ले हम जवाब। ये भी मान लिया कि मेरे इमरान सवाल का जवाब खान सुन। इमरान खान ने बहुत गलत किया हुआ है। सज्जाद एक बात बता दो, वो जिंदा है कि नहीं यार? जिंदा है?
जिंदा है वो? इमरान खान जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, पक्का काबिंदा है, पक्का वो पक्का। रहेगा जिंदा। भाई, कुरान की कसम खाते हो? झूठ बोलते हो, पकड़ा गया कुरान की भाई। कसम खाओ, सजाद कुरान बुखारी की जी कसम झूठ खाओ, बोल रहे हैं, झूठ बोलते हो वहां कुरान से। की कसम खाओ, अरे सजाद बुखारी जी झूठ बोल रहे हैं, कुरान झूठ की बोलते हो कसम वहां खाओ, से। कुरान की कसम खा के बोलो, कुरान की कसम खा के बोलो कि मेरी कुरान बात की कसम सुनिए। इमरान खान जिंदा है। नहीं, देखो देखो कर्नल जी, मैं नहीं देता हूं नहीं जवाब, नहीं आपको नहीं, देता हूं, कुरान की कसम खाओ, मैं देता हूं जवाब। खाओ कुरान की यार कसम, आप चुप हो तो जवाब बोलो। दूंगा ना, चुप हो तो देखिए, जवाब दूंगा। तो अभी मैं बोल लेता हूं, प्रॉब्लम कहां पे है सज्जाद? प्रॉब्लम यहां पे है कि आप एक गीता की आदमी के कसम खा के पास बोले में कि इमरान अभी खान मर इस गया। आपने गीता क्या की किया कसम कि खा पूरा के जो बोले कि आवाम इमरान है खान ना, मर गया। पूरा पाकिस्तान का जो आवाम है वो इतनी गर्दिश में है बेचारा, और इन लोगों ने अब क्या करना है, मजा नहीं आप आया नाना करते आज, रहोगे कि मजा आप नहीं हाँ आया कर्नल करोगे, दिनेश जी, आज मजा आप नहीं हाँ आया। करोगे तो आपका भी हाल हो आज जाएगा। आपका जो है, तो मैं सज्जाद आज आपको आपका मोहब्बत करता तजजिया हूँ, जो है वो मैं नहीं इंतहाई चाहूंगा दोषीदा कि किस्म का है। पाकिस्तानी सेना आपके साथ पीछे पड़े, नहीं नहीं सर, आज लेकिन मैं ये आपका कहना तजजिया जरूर जो है चाहूंगा वो आपको घिसा पिटा है, आज कि मजा ये नहीं आया लोग जो कर्नल हैं साहब। ये पाकिस्तान को अब बेच खाएंगे, ये पाकिस्तान का कर बहुत देंगे बुरा सर, हाल खत्म कर कर दिया देंगे। ऑलरेडी। आधा जनता पाकिस्तान बहुत बेच चुके बुरी हैं। तरीके से, अभी जनता जो बलूचिस्तान है बेचने बुरी के लिए गए तरीके थे से पिट अमेरिका। जाएगी, जी, एक एक करके सर, पिट मैं जाएगी। मलिक आज साहब का एक आपका रिएक्शन मजा चाहूंगा मुझे नहीं जल्दी आया, से। आज आपने मुझे मायूस किया है सर। अरे तो आपको कर्नल मजा, दिनेश भाई, आपको आज मजा आपने दिलाने के मायूस लिए यहाँ किया शो मुझे कर रहे हैं यार, हम। आप इतना अच्छा नहीं, बोलते हैं। आज आपको आप पता नहीं आपके क्या मजे के लिए शो कर रहे हैं हम यहाँ पर। है ना? हम आपके मजे के लिए शो कर रहे हैं, हम आपको आईना आज दिखाने के लिए बता शो दें, कर रहे डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं हैं। यार, आपको आपको परेशान कर दिया मैंने यार। आपके मजे के लिए शो नहीं हो रहा ना कि आपको मजा नहीं आया। अरे भाई, आपको मजा नहीं आया तो हम क्या करें? आप मजा ढूंढिए जाके कहीं, आप जाइए मुनीर के गेट पर। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मलिक साहब, नहीं करता। मलिक विवेक साहब, जी, मलिक साहब। अच्छा सज्जाद भाई सुनिए, सज्जाद भाई सुनिए। जी जी नवाज शरीफ जी जब अपनी दूसरी पारी खेल रहे थे 98 99 के दौरान, आपके पास एक मजबूत मॉडल था जो आज मॉडल 27वें अमेंडमेंट के बाद आपने डिवाइस किया है। उसके तहत आपके पास इतनी डेमोक्रेसी के अंदर कितनी पावर थी कि कारगिल कर डाला मुशर्रफ ने। प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं है, प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे धोखा दिया मेरे जनरल ने। जनरल कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। जनरल श्रीलंका से लौटते हवाई जहाज के अंदर बैठ के कू करा रहा। देखिए कितनी बढ़िया पावर, कितना अच्छा मॉडल था। और आज तो उसके बाद अगर हम देखते हैं 25 साल के बाद, आज तो इस मॉडल को पूरा डायल्यूट ही कर डाला। सज्जाद भाई मेरी बात सुनिए, अगर किसी एक आदमी के अंदर आप इतनी पावर को दे दोगे, वो मिसयूज होना उसका लाजमी है। और ये जो है ना, इसका एक लार्जर और एस्पेक्ट है। लार्जर एस्पेक्ट ये है कि पॉलिटिकल एनिमीज, पॉलिटिकल अपोनेंट, उनके साथ इसको ऑर्गेनाइज किया जाए। लेकिन सुनिए ना, विंडो में लेते हैं, मुझे जवाब नहीं देने देते। सुन लो अच्छा आप मेरे से मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए मेरी, आप पत्रकार है, पत्रकार की आत्मा होती है सच्चाई का साथ देना, सच को उजागर करना और लार्जर इंटरेस्ट में, अपनी देश धरती के लार्जर इंटरेस्ट में बोलना। सजाद भाई, ये इतनी पावर, क्या आपको कहीं आगे 4 कदम आगे देखने पर डर नहीं लगता कि कल आप जब सच्चाई बोलोगे, कल कुछ गलत होगा पाकिस्तान की धरती पर, और आप जब सच्चाई को उजागर करोगे तो आप जैसे, आपका मतलब सज्जाद से नहीं है, आपके जैसे लोगों के साथ जो अपनी आत्मा से बोलते हैं, उनके साथ वहां का जो डिस्पेंसेशन है वो क्या रुख अख्तियार करेगा। देखिए जनता होती है, पावर कुछ लोगों के हाथ में होती है, चंद लोगों के हाथ में होती है। और ये चंद लोग, मलिक साहब जी, आपकी बात आ गई कि वो सिंगल वन मैन आर्मी के टाइप से आपने करा दिया, इतना पावर दे दिया। सजाद बुखारी जी, हाँ देखिए विवेक जी, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। मैं एक पत्रकार हूं और पाकिस्तान का सियासियात और सहाफत के एक अदना सा तालिब इल्म हूं। मुझे बहुत अच्छी तरीके से इस बात का इदराक है। मैंने 30 से ज्यादा जो अपने जो साथी जर्नलिस्ट हैं उनको कंधे पे उठाया है, वो शहीद हुए हैं। वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्टिंग के दौरान जो है वो शहीद हुए हैं। उन्होंने जमहूरियत का हमेशा प्रचार किया है। तो प्रोड्यूसर साहब, रिक्वेस्ट है आपसे, विजुअलाइज से बेहतर ये है कि जरा मुझे जी, मुझे लगता है सजाद बुखारी जी की आवाज नहीं आ पा रही। आई थिंक उनका कनेक्शन कुछ फ्रीज हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो अमेंडमेंट लाया गया है, जिस पर आप अपनी बात पूरी कर लीजिए बुखारी जी जल्दी से। देखिए मलिक जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि मुझे, हाँ अब ठीक हो गया। देखिए मलिक जी, मैं आपसे मुखातिब हूं। मैं पाकिस्तान का एक साफी हूं, जर्नलिस्ट हूं, जिसको हम यहाँ का 4th पिलर कहते हैं। और वो हमारा जो हमारी फेडरेशन है या हमारी इकाइयां, उसको मजबूत करता है। मुझे इस बात का इदराक है, हमारी जमहूरियत पे शबखून मारा गया है। और हम तो अभी तक, हमें तो 75 साल हुए हैं सर। यहाँ पे 500 साल हुकूमतें रही है, तो वहां पर भी जो है इन्फ्लुएंस नहीं, लेकिन जो जिस हिसाब से आपने ये पावर सेंट्रलाइजेशन किया है एक स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर, समय सीमित है, थोड़ा आप लेट आए बुखारी साहब, माफी चाहूंगा। ये एक मुश्किल पैदा करेगा। बोलिए। वन लाइनर मैंने
एक्सेप्ट भी किया और आपको कहा भी हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से माजी में मार्शल लॉ लगे, लेकिन इन्हीं जमहूरी कुव्वतों ने 58(2)(b का भी देखते हैं खात्मा किया। जी, देखते हैं अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा और पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा। माफी चाहूंगा, समय सीमित, आपसे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बुखारी साहब, अगली बार बैठेंगे तो फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। हमारा सवाल है आज का, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए है पेमा खांडू, ऑप्शन बी है चौना मीन। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। सही जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव।